हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम अमित कुमार है। अगेन वेलकम यू एमईटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रहे थे मैग्नेटाइजेशन के बारे में, कुछ टर्म्स दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में? जैसे कि हमने बताया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। फिर हमने फर्दर डिस्कशन किया था यस मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। फिर हमने देखा था यस मैग्नेटिक अपने पास परमेबिलिटी क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दोज टर्म्स, those will help us to understand the properties of magnetic material, to understand us the behavior of magnetic materials when we put in the external magnetic field. Okay, so यहां तक हमारा हो गया था। अब हमने बताया था कि कुछ एक दो टर्म्स बाकी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं और फिर हम चलते हैं। हमारा जो टॉपिक था दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, फेराडे ने बताया। ठीक है, चलिए। तो कुछ दो अपने पास कौन कौन सी हो गई थी? फर्स्ट अपने पास हो गया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फिर हमने देखा था मैग्नेटिक इंडक्शन 2, फिर हमने देखा था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी 3, और फिर 4 जो हो गई थी अपने पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और 5 हो गई थी अपने पास यस मैग्नेटिक अपने पास परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। 6 हो गई। 7th हम देखते हैं टर्म्स दैट इज, ठीक है, वो कौन सी है? ठीक है, तो हमारे पास बची हुई है 7th जो टर्म है दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यस, ये हमारा आज बचा हुआ है, वो उसको हम खत्म करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी टीबिलिटी। ओके, सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टेबल मीन्स कितना ससेप्टेबल है, किसके लिए? टू मैग्नेटाइजेशन। मतलब क्या होता है? जैसा कि आपको पता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। ठीक है, कोई एक लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल ले रखा है हमने, ठीक है, उसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो हमें पता है उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन का फिनोमेना होता है। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड थे, जो एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल जो रैंडमली ओरिएंटेड थे, वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, टॉर्क को एक्सपीरियंस करते हैं, और वो टॉर्क क्या करता है, उन मैग्नेटिक डायपोल्स को अलाइन कर देता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोथ कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो वो प्रोसेस होती है मैग्नेटाइजेशन। अब कितना मैग्नेटाइजेशन होगा वो बताएगी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। कितना ससेप्टेबल है दैट मटेरियल फॉर द मैग्नेटाइजेशन, दैट इज द इट इज द क्वालिटी, इट इज द क्वालिटी या इट इज द एबिलिटी। मैं बोलूं एबिलिटी सही वर्ड है। इट इज द एबिलिटी टू अक्वायर ए मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी मटेरियल व्हेन वी पुट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लिख लें इसको, डेफिनेशन को। डेफिनेशन भी बन गई। चलिए तो हम लिख लेते हैं, इट इज द एबिलिटी। ओके, तो इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, यस, इट इज द एबिलिटी, ओके, टू acquire मैग्नेटाइजेशन, टू acquire ए मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, टू acquire ए मैग्नेटाइजेशन of any magnetic material, of any magnetic material when it is kept
इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कैसे दिखाएं मेथड, ये तो हो गया, चलो हमने बता दिया डेफिनेशन, बट हाउ टू डिफाइन इन मैथमेटिकल फॉर्म, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे। मैग्नेटाइजेशन का हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड यूज में लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, क्योंकि हर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स में अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम उसकी इंटेंसिटी यानी एच से डिनोट करते हैं। तो वो फॉर्मूले आपको ध्यान होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, ध्यान रखना उन सभी को, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसमें जाना और उसमें देखना पहले से। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कितना हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और कितना उसने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसका हो गया। ठीक है, रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, यूनिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग कितना मैग्नेटाइजेशन कोई मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर करता है, दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। ओके, सो मैं लिख सकता हूं इट इज द रेशियो। ठीक है, इट इज द रेशियो, यस इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ intensity of magnetization, it is the ratio of intensity, it is the ratio of intensity of magnetization, intensity of magnetization, it is the ratio of intensity of magnetization and magnetizing field intensity, and magnetizing field intensity, magnetizing field intensity, yes मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज, प्यारे दोस्तों क्या होगा, मैं बोलूं कि यस इसको रिप्रेजेंट किया जाता है काई से, एम बोले तो काई एम यानी मैग्नेटिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक के लिए भी डिफाइन करते हैं, सेम फिनोमेना है, उसमें भी हमने पोलर नॉन पोलर अपने पास डिफाइन किए थे जो मटेरियल्स हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो काई एम जो होगा अपने पास, यस मैग्नेटाइजेशन एम अपॉन एच, सो दैट इज दी वी वांट टू डिस्कस, यस काई एम। अब प्यारे दोस्तों ध्यान देना, ये यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट इज जस्ट नंबर। ठीक है, कैसे, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट नहीं होगी, हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसकी यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो एच जो था वो अपने पास आया था एन आई, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी एम्पियर पर मीटर हो गया, और जहाँ तक मेरे को याद है एम जो है वो आया था अपने पास, यस एन आई एम आया था, तो सेम बात। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये 7 है, 7 ही अपने पास जो टर्म्स हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और हम बताएंगे कि कौन सा मटेरियल कितना ससेप्टेबल है, कौन सा मटेरियल जो है उसका मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होता है, कौन सा मटेरियल जो है वो जो है उसकी मैं बोलूँ कि ससेप्टेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे कैसे वो काम करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, ये रिमेनिंग बच गया था ये एक टर्म। ठीक है, अब हम एक छोटा सा नोट लगाकर हम रिलेशन लिख लेते हैं, और वो एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस रिलेशन बिटवीन, ठीक है, अपने पास रिलेशन जो है वो है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड बिटवीन दी ससेप्टेबिलिटी। मैं लिख लेता हूं हेडिंग जो अपने पास है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ये वाला यानी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी
and magnetic susceptibility and magnetic susceptibility and magnetic susceptibility. Yes, so that is very important. तो ये कैसे काम करता है देखिए, मान लेते हैं इसको, इसका बैकग्राउंड तो थीम तो तैयार करेंगे ना। मान लो कि कोई एक मटेरियल है, एक लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल। लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का मतलब ये है जब भी आप उस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो उसमें मैग्नेटाइजेशन का फिनोमेना होगा, और वो मैग्नेटाइजेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के, जितना बढ़ाओगे उतना ही मैग्नेटाइजेशन होगा। दीज आर द कॉल्ड लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। वी हैव टू टेक अदरवाइज सम काइंड ऑफ कोफिशिएंट कम्स, ठीक है, और वो इरेगुलर हो जाता है। तो लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल लेना जरूरी है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको लिए बताया था, उसमें भी लीनियर मटेरियल्स हमने लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर आप लिख लेना इसको, हम लिख नहीं रहे हैं, लिख लेना कि कंसिडर ए लीनियर मैग्नेटिक मटेरियल एंड वी पुट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड वी गेट सम काइंड ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब क्या होगा? वी नो दैट इन दैट मटेरियल क्या होगा, उस मटेरियल के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, ये तो बातें आपको लिख लेना जो मैंने भी बोली, ठीक है। अब उस मटेरियल्स के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या बी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा अपने पास, एक तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, प्लस जो उस मटेरियल में सरफेस करंट डेवलप होंगी किसके कारण, मैग्नेटाइजेशन के कारण, उन सरफेस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो वाला, यानी ये BM हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। और हम मान रहे हैं दिस मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। हम बताएंगे क्या होता है पैरामैग्नेटिक में, क्या होता है जो मैग्नेटाइजेशन जो होता है ना वो इस मैग्नेटिक फील्ड में, यानी ये मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है उसी के अलोंग होता है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं इसको विदाउट वेक्टर नोटेशन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सेम होगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर जो सेम होगा, तो ये हो जाएगा B0 प्लस BM। और हमें ये भी पता है कि B0 को हमने लिखा था μ0H और यहाँ पर हमने लिखा था H प्लस M मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, ये B। लेकिन फॉर दैट मैग्नेटिक मटेरियल, क्या उस मटेरियल की मैग्नेटिक परमेबिलिटी मीडियम है, तो मीडियम के लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू लिखेंगे, और म्यू और एच का रेशियो अपने पास यहाँ पर B, ठीक है। तो B इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि हम लिख सकते हैं B इक्वल टू म्यू एच उस मटेरियल के लिए, तो जब हम इसको में पुट करेंगे तो यानी म्यू एच इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा μ0H प्लस M। अब देखना जरा, एंड वी ऑल्सो नो क्या कि म्यू जो होता है वो होता μ0 इंटू μr, होता कि नहीं होता। अब जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो अगेन हम लिखेंगे, देखिए μr, क्योंकि H μ0 कैंसिल आउट हो जाएगा, μr इज इक्वल टू अपने पास, ओके, H को हम नीचे लेके जाते हैं तो μr इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस M/H, और M/H को अभी हम डिस्कस किया है, M/H इज chi m, तो μr इज इक्वल टू 1 प्लस chi। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, नोट कर लें। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक हमारा, पहले इसको नोट करते हैं, ओके, नोट करो जल्दी से। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, वो हमारा टॉपिक होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। प्यारे दोस्तों, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं, जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं, जितने भी एग्जिस्टेंस में हैं, उनको फैराडे ने 3 कैटेगरी में बांटा। जितने भी वेरियस सब्सटेंस हैं उनको फैराडे ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला बोला
डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा बोला उन्होंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा उन्होंने बोला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, अब कैसे उन्होंने डिवाइड किया, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया, वो हम बताएंगे। पहले हम लिख लेते हैं इसको। तो क्लासिफिकेशन, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें लिखेंगे फैराडे कैटेगराइज्ड वेरियस सब्सटेंसेस, फैराडे कैटेगराइज्ड वेरियस सब्सटेंसेस in three categories, and those categories are first diamagnetic materials on the basis of their magnetic behavior। इस लाइन को और ऐड कर लेंगे, फैराडे क्लासिफाइड या फैराडे कैटेगराइज्ड all substances in three categories on the basis of their behavior when we put in an external magnetic field। ठीक है, ये वाली लाइन और ऐड कर लें। पहला है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, यस, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। सेकंड है प्यारे दोस्तों पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और थर्ड जो है दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। सो व्हाट वाज द क्राइटेरिया on which Faraday classified these substances in three categories? What was that criteria? Let me explain. मैं बात करूं, the criteria was the magnetic behavior. The criteria was the magnetic behavior they exhibit in the presence of external magnetic field। क्या है, क्या क्या फिनोमेना उन्होंने एग्जिबिट किया? पहली बात, जब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये दूर भागते हैं, मतलब स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में ये भागते हैं। ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ओर, लेकिन उनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होता है, लेकिन अट्रैक्ट होते हैं और ये स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होते हैं। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमने बातें की थी, इनके एग्जाम्पल में बोलूँ, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हमारे पास मिलते हैं, यस, सोडियम है, ओके, और हमारे पास सोडियम हो गया, हमारे पास एल्यूमिनियम भी आता है हमारे पास इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में। और भी हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में, हमारे पास वाटर ले लो, बिस्मथ ले लो, ठीक है, और अपने पास सिल्वर ले लो, गोल्ड है। ये सारे एग्जाम्पल डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम बताएंगे फर्दर, ठीक है। इनमें मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड के, इनमें अलोंग होता है, इसमें भी अलोंग होता है, बस इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें थोड़ा सा वीक होता है, इसमें तो एंटी होता है। तो इन सबको डिटेल से कर लेते हैं ना प्यारे दोस्तों, मुझे लग रहा है मैं डिटेल से कर लेता हूँ। तो पहली जो हम डिस्कस करते हैं वो है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। मैं बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एज मेरी जो कंडीशन है वो उसमें नेक पेन आ रहा है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा नेक को एक जगह फोकस करना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोल दूंगा, आप लिखते रहना डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, यस प्यारे दोस्तों। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है, पहली बात हमने बोला, इन दीज टाइप ऑफ मटेरियल्स, पहली हम लिख सकते हैं, ठीक है।
आप बोलोगे चलो सर लिखाई दो आप, तो हम बोल देते हैं चलो। तो पहली बात आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहली बात आप ये लिखेंगे प्यारे दोस्तों कि इन दीज मटेरियल्स या इन दीज सब्सटेंसेस ए फीबल, ठीक है, या वीकर, फीबल भी लिख सकते हैं, वीकर भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक्स का वर्ड है, मैं तो बुक का बता रहा हूं, ठीक है। ए फीबल मैग्नेटाइजेशन ए फीबल और वीकर मैग्नेटाइजेशन अकर अपोजिट टू दी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अपोजिट होता है, एक फीबल होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है। यस, मैग्नेटाइजेशन तो होगा, लेकिन वो फीबल होगा, वीकर होगा। वीकर मैग्नेटाइजेशन अकर इन दीज मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, in the opposite direction of applied external magnetic field. That is very important. अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है, पहली बात लिख लिया, ओके। दूसरी बात, when we put these materials in a external magnetic field, these materials tend to move from stronger part of magnetic field to the weaker part of magnetic field, ठीक है। स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वो भागते हैं, मतलब वो रिपेल होते हैं। सीधी बात मैं बताऊं, दे फील रिपल्सन, दे फील रिपल्सन। ये मान लो मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल्स हैं, पोल्स के ऊपर स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड होता है और यहां पर वीकर होता है चारों ओर। तो जैसे ही हम उसको ये वाला जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल उसको पास रखेंगे तो ये दूर भागेगा, स्ट्रोंगर पार्ट से वीकर पार्ट की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एग्जाम्पल भी ले लो लगते हाथ। एग्जाम्पल में लिखना हमारे पास ये वाला जो है टिन ले लो, टिन, वाटर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ठीक है, और हमारे पास बिस्मथ। ये सारे एग्जाम्पल डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के, ओके। तो ये चर्चा हुई डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब सेकंड हम चर्चा कर लेते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक है। सेकंड आप डालना हेडिंग, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या फिनोमेनन को एग्जिबिट करते हैं व्हेन दे आर पुट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? सिंपली वी कैन से द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स acquire a feeble magnetization but in the direction of external magnetizing field. That is very important. These materials also gain weaker magnetization, weak magnetization, or we can say feeble magnetization, but along the direction of external applied magnetic field. That is very important. वीक तो ये भी था, वीक ये भी है, बट ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स अपोजिट टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों, ठीक है, ओके। तो ये वाला हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। बट व्हाट आर द एग्जांपल? अगेन ये दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, we can say whenever we put paramagnetic material in external magnetic field, these feel a weak attraction. Yes, weak attraction towards the stronger magnetic field. अट्रैक्शन शो करते हैं, ये रिपल्सन शो करते हैं, ये अट्रैक्शन शो करते हैं, वीक अट्रैक्शन शो करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। अट्रैक्ट तो होगा लेकिन इतना स्पीड से नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल? वी कैन से सोडियम, यस, सोडियम एंड सोडियम अपने पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और हमारे पास, ठीक है, तो सोडियम अभी ध्यान में आ रहा है, अभी और देख लेना आप, ठीक है, कि कौन कौन से पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके, थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड इज अपने पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है।
थर्ड जो अपने पास है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है। क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ferromagnetic materials. And these materials we can say what, how do we define the ferromagnetic material? Simply, ferromagnetic materials are those materials when we put an external magnetic field, they acquire magnetization in the direction of magnetic field, in the direction of applied magnetic field, but also they acquire strong magnetization, and they are highly strongly attracted towards the magnetic field या towards external magnet, and tend to move from lower magnetic field to higher magnetic field. That is very important. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाली रीजन में जाने के लिए टेंड करेंगे। दूसरी बात, तीव्रता बहुत ही स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड होंगे मैग्नेट की ओर, और इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है बहुत ही स्ट्रोंग होता है। इवन जो परमानेंट मैग्नेट है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाई जाती है। परमानेंट मैग्नेट जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाई जाती है। इनकी एक्सप्लेनेशन जो हम अच्छे से बताएंगे, कैसे इनका डोमेन थ्योरी आता है एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है, और इनके लिए लाजमी थ्योरी आती है, हम बताएंगे, अभी आने वाले हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल बताएं तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, एलनिको हो गया, ये सारे एग्जांपल जो हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, ठीक है। तो ये तीनों का डिस्कशन हमने किया प्यारे दोस्तों। यस, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में हमने बोला कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनमें वीक और फीबल मैग्नेटाइजेशन होता है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनमें क्या होता है, इनमें वीक मैग्नेटाइजेशन होता है, फीबल मैग्नेटाइजेशन होता है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इनमें भी मैग्नेटाइजेशन होता है, बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये रिपेल होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं, ये हाईली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल भी हमने देखे। अब हम डिस्कस करते हैं, अब इसके डेप्थ में जाने वाले हैं प्यारे दोस्त। अब आएगा मजा, देखना कि कैसे ये डायमैग्नेटिक मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में क्यों अलाइन हो जाते हैं भाई, क्यों इनके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों होता है, ये रिपेल क्यों होते हैं, ये अट्रैक्ट क्यों होते हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दीज फिनोमेना। तो लेट्स डिस्कस, ठीक है। पहले इसको नोट कर लेंगे, ओके। नोट तो क्या है इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो हम डिस्कस करते हैं पहली बात, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है उनमें ऐसा क्या होता है, ठीक है। तो उनका हम डिस्कस करते हैं, लिखते जाएंगे, बोल रहे हैं हम, उनको लिखते जाएंगे, ओके। तो पहली हम बातें करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की, ओके। तो देखो, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, diamagnetic materials, okay, let us deep dive in this topic. डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसा कि हमने बताया, इनका बिहेवियर क्या होता है, इनके अंदर मैग्नेटाइजेशन होता है लेकिन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये रिपल्सन शो करते हैं, हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड जाने की ओर टेंड करते हैं। बट वाई डज इट हैपन, वाई, वी आर गोना डिस्कस। पहली बात, इनके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए ये कहा जाता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो हैं इनके एटॉमिक लेवल के ऊपर जाएं तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं, युग्मों के रूप में मिलते हैं, पेयर्ड फॉर्म में। और पेयर्ड में मिलेंगे तो होगा ये
कि एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके अपोजिट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्बिटल मोशन शो करेगा। ठीक है, स्पिन मोशन तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, अप और डाउन। ऑर्बिटल मोशन ये इस प्रकार से करते हैं कि ये ऑर्बिटल मोशन भी इनकी कैंसिल आउट हो जाती है। कैसे, देखो लिखेंगे, पहले बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज घुमा देता हूं, तो ये मैं बोल देता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो वो क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है मैं बोल देता हूं इस प्रकार से ये मूव कर रहा है, यानी ये जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से इसकी वेलोसिटी है वी वेक्टर। तो थ्योरी ये कहती है, सिद्धांत ये कहता है कि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, जो पेयर बना रहा है इस इलेक्ट्रॉन के साथ, वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में होना चाहिए। मतलब ये जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना प्यारे दोस्तों, वो क्लॉकवाइज ने रोटेट करके इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा, यानी दैट इज द वी वेक्टर वेलोसिटी। और होगा क्या फिर इससे, जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो जब रिवॉल्व करता है ऑर्बिटल मोशन में तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट ऐसे होगी, तो करंट जब ऐसे होगी तो इनका जो डायपोल मोमेंट जो बनेगा, डायपोल तो बनाएगा ना, तो डायपोल मोमेंट जो है वो नीचे की तरफ होगा। इसका जो डायपोल मोमेंट है वो एम वेक्टर है, दोनों सेम है। और इसका जो करंट ऐसे बनेगी तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ऊपर की तरफ है। ओके, एम वेक्टर। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं है, इसको मैं स्मॉल एम से शो कर देता हूं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ तुम, तो एम वेक्टर और एम वेक्टर। ठीक है, ये तब की सिचुएशन है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाया। ओके, तो जब मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल मोशन क्लॉकवाइज कर रहा है, दूसरा ऑर्बिटल मोशन अपनी क्लॉकवाइज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी मोशन जो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट होने के कारण ये जीरो हो गया, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो। बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी अप्लाई इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, कैसे लगाया, हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया ना प्यारे दोस्तों, तो मैं मान लेता हूं हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो कुछ इस प्रकार से लगाया है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से यहां पर भी लगेगा, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल में। तो हमने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो भी अप्लाई करते हैं। अब क्या होगा, देखो अब ये होता है, जैसे ही मान लो इसकी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड लगता है मूविंग चार्ज के अंदर, जब मैग्नेटिक फील्ड लगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वी क्यू वी बी। तो वी वेक्टर जब ऐसे है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, देखो वी वेक्टर है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो वी वेक्टर जो है वो इस तरफ है और क्रॉस बी करूंगा तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ आ रहा है, लेकिन एक्चुअल फोर्स इस तरफ लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा प्यारे दोस्तों, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यहां पर फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा, यहां पर एम बोल देता हूं, इस तरफ अंदर। यहां पर प्यारे दोस्तों किस तरफ फोर्स लगेगा, यानी वी वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, यहां पर ऐसे जा रहा है, तो यहां पर ये होगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, इसमें जस्ट अपोजिट लग जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, पहले जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था और इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रोटेट क्यों कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रोटेट इसलिए कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर कुलाम्ब फोर्स जो न्यूक्लियस लगा रहा है, वो कुलाम्ब फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है, तो ये जो पहले वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो न्यूक्लियस लगा रहा था उसको सपोर्ट कर रहा है, तो फोर्स बढ़ जाएगा, इसका तो फोर्स बढ़ जाएगा डायरेक्ट। और इसके लिए जो पहले सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो इसका जो नेट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसमें डिक्रीज आ जाएगा, इसमें नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इनसे इंक्रीज हो जाएगा। अब जब फोर्स नेट फोर्स जो है, याद रखना, जो नेट फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जब इंक्रीज हो गया तो हमें पता है एफ जो होता है वो वी स्क्वायर अपॉन आर के प्रोपोर्शन होता है। अब नेट फोर्स जब बढ़ा तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी प्यारे दोस्तों, और जब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, इस इलेक्ट्रॉन की जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी करंट भी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसकी करंट भी बढ़ जाएगी,
क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कितने टाइम में चार्ज पास कर रहा है, तो टाइम कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगी। और जब करंट बढ़ जाएगी ना, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है जिसको हम बोलते हैं I × A, वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, मैं मान लेता हूं प्यारे दोस्तों, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो डेल m बढ़ गया नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ गया ये वाला, सही है, ठीक है। और डायरेक्शन यदि मैं पहले से ही मान रखा हूं कि नीचे है ये ऊपर है, तो मैं ऐसे शो कर दूं क्या, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी जो डायरेक्शन है वो मैं नीचे की तरफ ले लेता हूं और ये वाली ऊपर ले लेता हूं। तो बात एक ही है, यदि मैं नीचे की तरफ ले लेता हूं, मान लो कि नीचे वाला जो है वो जे कैप है, तो माइनस जे कैप ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये हम ले रहे हैं, ठीक है। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, जो नेट फोर्स है वो घटेगा, फोर्स जब घटेगा तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो करंट घटेगी, करंट घटेगी तो एम घट जाएगा, तो एम घटेगा ना, तो एम में से डेल्टा एम घट जाएगा। बट ये जो घटेगा, थोड़ा सा जो घटेगा वो क्या है, वो पॉजिटिव जे कैप में है। बोलो हाँ कि ना, है कि नहीं प्यारे दोस्तों, ये हुआ कि नहीं हुआ, इसका बढ़ गया, इसका घट गया। नेट जो अब इस सिचुएशन में जो नेट इस पेयर का, ये पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में है, युग्म में है भैया, एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिट जो अपने पास जो कक्षक होता है, ठीक है, उसमें एक अपने पास ये पेयर में है, पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक कक्षा में जो वो रोटेट कर रहे हैं, एक एक कक्षा में, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनके लिए एक है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम है इन दोनों के लिए। तो ये पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए हम क्या बोल सकते हैं, यस, जो नेट जो डायपोल मोमेंट है, नेट जो डायपोल मोमेंट होगा ना, वो कितना हो जाएगा, नेट एम वेक्टर, नेट डायपोल मोमेंट हमने वेक्टर हमने लगा रखा है, डायरेक्ट जोड़ दे देंगे, तो -2 डेल एम, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एम एम वाला, और ये बनेगा -2 डेल्टा एम, और ये आएगा जे कैप में। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना प्यारे दोस्तों, वो किस डायरेक्शन में है, ये अपने पास पॉजिटिव जे कैप में, इसको मान लेते हैं कोई वैल्यू है इसकी V0, और ये जे कैप में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऊपर की तरफ है, और जो नेट डायपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर पेयर के लिए वो अपोजिट है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, डायपोल मोमेंट इस तरफ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इस तरफ है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्थ पार्ट इस तरफ है, नॉर्थ पोल इस तरफ है, क्योंकि नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैं बोलूँ कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो नीचे की ओर है, मतलब साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ की इस तरफ है, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होंगे। और ये जो है, ये वाला जो मैग्नेटिक जो मटेरियल है, इसमें हर एक एटम के लिए ये वाली सिचुएशन आएगी, तो सारे मटेरियल में 2 डेल एम हो जाएंगे, और सारे जो मैग्नेटिक डायपोल हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट हो जाएंगे, जिसके कारण जो ओवरऑल जो मटेरियल, जो ओवरऑल जो सब्सटेंस है, दैट वाज दी अपना डायमैग्नेटिक मटेरियल, वो क्या होगा, रिपेल होगा, वो क्या होगा, रिपेल होगा। तो रिपेल होगा तो वो दूर भागेगा। और यही हम समझाना चाह रहे थे प्यारे दोस्तों कि डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल क्यों होता है, दैट वाज द रीजन। और यही, इसी को तो बोलते हैं फिजिक्स प्यारे दोस्तों, इसी को तो बोलते हैं फिजिक्स, कि आपको जो हमने बेसिक बताया था, क्या डायपोल मोमेंट होता है, क्या इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्या इसमें करंट, हमने इसमें वेलोसिटी आ गई, इसमें अपने पास ऑर्बिटल मोशन आ गई, उसमें हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स की हेल्प से हर एक फिनोमेना को, और वही हमारा मेन मकसद है फिजिक्स का, ठीक है। तो ये हम कर पाए डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब इसको लिखना आपकी जिम्मेदारी है, कैसे कैसे आप लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे सेंटेंसेस में, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि हमें क्या करना है। Before applying any external magnetic field, those electrons were in a paired situation, and the magnetic moment for each of them cancel out each other, and net magnetic dipole moment will be 0. But when we apply an external magnetic field, then what will happen? The अपने पास one electron get accelerated, one electrons मैं बोलूँ कि the velocity will increase for one electron, and that increasing velocity lead to increase the magnetic dipole moment by the amount of del m. और सेम हम यहाँ पर लिखेंगे, so net dipole moment becomes 2 delta m, and this phenomenon will happen for each atom in that magnetic material. So overall we get the net dipole moment is
in the opposite direction of external magnetic field, and that is why the diamagnetic material repel. ठीक है, the diamagnetic material repel, so that was the reason. तो ये हमने बताया आपको डायमैग्नेटिक मटेरियल की कहानी। अब हम चलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसको तो एक्सप्लेन किया ना प्यारे दोस्तों अच्छे से। ठीक है, तो इसको देखना जरा एक बार। ओके, तो यस, ये हमने देखा प्यारे दोस्तों डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो अब हम चलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के बाद हम करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल की चर्चा। सेकंड हम चलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब ये क्या बला है देखना जरा। क्या है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, वापस से जाएं डेफिनेशन में। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं, वो पदार्थ हैं जिनको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, वीकली यानी वीकरी फीबल मैग्नेटाइजेशन गेन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये अट्रैक्ट होते हैं, बट इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन अट्रैक्ट होते हैं। इसके लिए लांजवे ने, ठीक है, लांजवे द फिजिसिस्ट लांजवेन, ठीक है, इन्होंने बताया, क्या बताया, इन्होंने बताया कि या तो ऐसा होता है कि उस पदार्थ में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर्ड रह जाए। अब वो अनपेयर्ड है तो ऑर्बिटल मोशन करेगा, स्पिन मोशन करेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ज़्यादातर डोमिनेंट जो पार्ट होता है वो स्पिन मोशन का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो वो या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका जो डायपोल मोमेंट बनेगा कैंसिल आउट तो होगा नहीं, जैसा कि पहले वाले केस में हो रहा था। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। या कई बार कुछ ऐसे रीजन आ जाए कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं उनका जो डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट ना हो, कोई समवॉट रीजन कैंसिल आउट ना हो, तो हम क्या करें कि एक एटम के करस्पॉन्डिंग हमको एक डायपोल मोमेंट मिल जाता है। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं होता वो। तो कैंसिल आउट नहीं होता तो उन्होंने बोला कि कैंसिल आउट नहीं हुआ, एक एटम के लिए डायपोल मोमेंट बना किसी रैंडम डायरेक्शन में। ओके, ऐसे ही किसी अनदर एटम का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा होगा तो उसका भी डायपोल मोमेंट होगा, उसका जो डायरेक्शन इस तरफ है। ये जो डायरेक्शन है वो रेंडमली होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्शन जो है रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनका जो डिस्टर्बेंस है और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये जो डायपोल मोमेंट्स होते हैं ये इन दी अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी जो वेक्टर है यानी मैग्नेटिक फील्ड जो वो जीरो है। ठीक है, तो ऐसा फिनोमेना रहता है। तो इससे क्या होता है, हर एक एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपस में जितने भी डायपोल मोमेंट है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होने के कारण इस नेट जो रिजल्ट आएगा वो नेट जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो होगा। नेट जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है एम जो नेट है वो क्या होगा, जीरो होगा। बट होगा क्या, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनको डाल दें, इस मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो हमें पता है जब भी किसी डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन में हमने डाला तो जितने भी जो डायपोल मोमेंट है वो इसके अलोंग अलाइन हो जाएंगे। लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जो नहीं हो पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो मटेरियल है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये वाला। ओके,
तो हमें पता है कि ये साउथ बनेगा, ये नॉर्थ बनेगा, ये नॉर्थ साउथ, तो ये आपस में अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्शन होता भी है। तो ये वाली थ्योरी थी लांजवे ने। तो ये होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। तो सिंपल सी बात है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, उनके जो स्पिन है आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं बिफोर दी प्रेजेंस ऑफ एन मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जितने भी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाते हैं, तो जिसके कारण जो हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब ये तो एक बात फिनोमिना होगा। इसी के लिए एक क्यूरी ने, ठीक है, क्यूरी का एक लॉ आता है, क्यूरी लॉ। क्यूरी ने ये देखा कि जैसे जैसे इस सिचुएशन में जब कोई मटेरियल आ गया मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद में, जब उसको टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ाया जाए इस मटेरियल का, तो होता क्या है कि जो मैग्नेटाइजेशन जो आया ना, वो मैग्नेटाइजेशन डिस्टर्ब होने लग जाता है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन डिस्टर्ब होने लग जाता है। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजेशन, सीधी बात बताएं तो। और इन्होंने ये भी देखा कि जो मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी यदि बढ़ा दें तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाती है। तो क्यूरी लॉ ने बाय एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ाएं तो जो पहली बात होती है कि जो अपने पास मैग्नेटाइजेशन जो है, इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज होती है, यानी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन्होंने देखा कि एच आए, पहली बात। सेकंड, उन्होंने ये देखा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो कैपिटल एम है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दोनों को उन्होंने मर्ज किया तो एम जो लो मिला, एम जो मिलता है अपने पास एच अपॉन टी आया। जब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो वो आया सी एच अपॉन टी, ठीक है। एम अपॉन एच को जब हम एच को हम नीचे लेके आते हैं तो सी अपॉन टी, और इसको बोलते हैं काई एम, यानी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी सी अपॉन टी। सो दैट इज द क्यूरी लॉ, सिंपली हम बोले तो दैट इज द क्यूरी लॉ। तो लिख सकते हैं, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे इस स्टेटमेंट को, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये इस प्रकार से होता है। अब ये देखो, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ता है। लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि जब जो है वो सैचुरेशन कंडीशन आ जाती है। अब देखो यहां पर यदि मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ग्राफ बनाऊं, तो ये तो सी तो कांस्टेंट है, और हमारे पास एच अपॉन टी को मैं इसको वाई ले लेता हूं, वाई, और इसको एच अपॉन टी को मैं एक्स ले लेता हूं, ठीक है। तो वाई और एक्स के बीच में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यानी ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ओके, ये हमारे पास बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब एच को बढ़ाते जाओगे, एच अपॉन टी इस तरफ से, ठीक है, कि एक सिचुएशन तब आएगी जब अपने पास जो है एम की वैल्यू सेचुरेट हो जाएगी, और इसको बोलते हैं सेचुरेटेड एम एस, यानी सेचुरेशन कंडीशन। अब इसके बाद में जितने भी जो डायपोल है ना एम एस पर, जितने भी जो डायपोल है वो सारे इसमें अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा इस सिचुएशन में, सेचुरेट हो गया, इसके बाद में कोई चेंज नहीं आएगा, जिसका मैग्नेटाइजेशन होना था वो हो गया, जितना मैग्नेटाइजेशन होना था वो हो गया। तो ये अपने पास मिलता है ग्राफ इसमें। तो स्ट्रेट लाइन बनती है एम और एच ओपन टी। ससेप्टेबिलिटी का ग्राफ बनाएं टेम्परेचर के लिए, हाइपरबोलिक सिचुएशन में आएगा यदि काई एम, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है,
टी जब जीरो को टेंड करेगा तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जब टी अपने पास इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये जीरो को टेंड करेगा। तो ये काई एम और टी का ग्राफ हो गया। ये क्यूरी का नियम है फॉर पैरामैग्नेटिज्म, फॉर पैरामैग्नेटिज्म। ओके, तो उन्होंने बोला कि यस, जब आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ाओगे यानी मैग्नेटिक फील्ड जब और ज़्यादा लगाओगे तो वो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें क्या होगा, उसका मैग्नेटाइजेशन होता जाएगा, जितने डायपोल वो अलाइन होते जाएंगे मैग्नेटाइजेशन जो वो बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिट आएगी तब मैग्नेटाइजेशन सेचुरेट हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। दैट वाज द सेचुरेशन कंडीशन। और जब उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगी उन डायपोल्स के अंदर, और वो जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटाइजेशन। सो दिस वाज द क्यूरी लॉ। क्यूरी ने इसको अंडरस्टैंड किया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की हमने बताई बात, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये अट्रैक्ट होता है। अब जो थर्ड जो मटेरियल है दैट विल बी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और हम उसके लिए डोमेन थ्योरी लेके आते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो हम एक्सप्लेन करेंगे लेकिन वो आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, हम करेंगे कल के लेक्चर में प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अगर कोई भी डाउट रही होगी तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।